नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखें हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। तो सेना दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटी है। भारतीय सेना वर्तमान में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसके साथ ही भारतीय सेना फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सेना के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है। इसमें सेना ने बेहतर और सटीक कार्रवाई को दिखाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह से सक्षम है। पिछले दिनों में सेना में साफ तौर पर बदलाव सामने आया है। भविष्य के युद्ध की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं और आज की तारीख में रणनीतिक तैयारी जरूरत बन चुकी है। सेना दिवस के मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की जंग को लेकर भारतीय सेना की रणनीति और तैयारियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी लड़ाई 88 घंटे तक भी चल सकती है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से ये 4 साल लंबी भी हो सकती है। ऐसे में भारतीय सेना अपनी तैयारियां हर तरह की परिस्थितियों और संभावनाओं को ध्यान में रखकर कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर भी जनरल द्विवेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेगेटिव प्रोपेगेंडा से 100 गुना ज्यादा भारत का पॉजिटिव नैरेटिव है। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय सेना अपनी पेशेवर क्षमता, पारदर्शिता और सच्चाई के दम पर हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना की नजर पाकिस्तान के उन 8 लोकेशंस पर भी है जहां पर अभी भी टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। हर कैंप में 100 से ज्यादा आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी है। तो आर्मी डे पर ये बड़ा बयान है सेना प्रमुख का और भारतीय सेना किस तरह से भविष्य के लिए तैयार है इसकी जानकारी उन्होंने दी। भविष्य में अगर युद्ध होगा तो इसमें तकनीकी ताकत भारत की बढ़ी हुई दिखाई देगी। भारतीय सेना में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। महिलाओं का चयन अधिकारी पद पर और टीए, मेडिकल नॉन टेक्निकल, आर्मी एजुकेशन कोर महिला सैनिकों के रूप में भी हो रहा है और आपने इनके उत्साह और साहस का प्रदर्शन इस भव्य परेड में भी देखेंगे। भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भली भांत सजग है। उनके कल्याण और पहुंच को सशक्त बनाने के लिए वीएसके प्लस, चैटबॉट संबंध और प्रोजेक्ट नमन जैसे अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गई हैं। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना एक सक्षम, सजग और युद्ध दक्ष सेना है जो राष्ट्र के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सेना प्रमुख का बड़ा बयान और भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा भारतीय सेना भविष्य के लिए तैयार है। भविष्य के युद्ध में तकनीक बड़ी होगी और ऐसे में भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम जिस तरह से बढ़ा दिए हैं उससे समझा जाए कि पूरी तरह से भारत अब किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए सक्षम है। जवानों को मजबूत कर रही है ये तकनीक। तो आत्मनिर्भरता सबसे मजबूत आधार है भारत का। आर्मी चीफ ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव है। किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा और पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है। तो यहाँ पर सेना प्रमुख ने बड़ी बातें कही हैं और भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगी, ना आज तक हटी है। और किस तरह से टेक्निकली जो वॉरफेयर सिस्टम है वो लगातार अपग्रेड होते जा रहे हैं और ये आत्मनिर्भर मिशन के तहत ही हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी जानकारी थी जो कि सेना प्रमुख ने दी है। यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह से ये 8 आतंकी कैंप एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तैयारी वही होगी। दुश्मन एक ही है भारत, लेकिन भारत को कमजोर समझने की गलती पाकिस्तान बिल्कुल ना करे और वो पहले भी मुंह की खा चुका है। ये पाकिस्तान समझता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब उसे दिया है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान बार बार इस तरह का कायराना हरकत करता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है, हमले कराए जाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2 को भी शुरू करने से गुरेज नहीं करेगी। तो पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से ये जो आतंकी कैंप है लगे हुए हैं और एक्टिव है। यानी ये माना जाए कि तैयारी वही है कि किसी भी तरह से भारत को निशाना बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना किस तरह से जवाब देगी, वॉरफेयर सिस्टम किस तरह से भारत का मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जवानों को मजबूत कर रही है तकनीक, जो कि आने वाले समय में और भी हमारे दुश्मनों को
देखने को मिल सकती है। जिस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर मिशन के तहत, यहाँ पर तमाम तरह की मिसाइलें बनाई जा रही है और ऐसे में भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की युद्ध का मुकाबला करने के लिए। बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर उन्होंने कहा है। सेना प्रमुख की तरफ से जो बयान है काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही महिलाओं की क्या कुछ भूमिका भारतीय सेना में रहेगी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो महिलाएं हैं एक बड़ी भागीदारी यहाँ पर निभाती हुई नजर आएंगी और ऐसे में तैयारियां चल रही हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा किस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी थी वो काफी प्रमुख तौर पर देखी गई थी। ऐसे में भारतीय सेना में जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसके बाद कहीं ना कहीं सेना और ज्यादा मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी। और ऐसे में हम आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर अली शाह जुड़ गए हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद जी जुड़े हैं, पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय सेना कह रही है हम पूरी तरह से तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा, टेररिस्ट कैंप्स एक्टिव हैं, तो कुल मिलाकर जो तकनीक मेड इन इंडिया के तहत भारत की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे हम कह सकते हैं कि दुश्मनों के हौसले पस्त होना लाजमी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बस एक फुल स्टॉप नहीं लगा है, एक कॉमा लगा है, एक पॉज लगा है, एक अभी विराम लगा नहीं है इसके ऊपर। तो जी हाँ, और हमने आर्मी डे जो कल था, सेना दिवस, हमने जयपुर में अपने डिस्प्ले में अपना दमखम भी हम अपना ही मनोबल ऊंचा करने के लिए हमें दिखा दिया है। पाकिस्तान ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले कि जो आतंकी जो तैयार करता है पाकिस्तान अक्सर, और बार टाइम टू टाइम भेजने की तैयारी में रहता है, ताक में रहता है, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बहुत मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जो कि ये डिनायल मोड में रहते हैं कि नहीं जी, हमने तो नहीं भेजे आतंकी, हमने तैयार नहीं करे आतंकी। देखिए, है एडोलसेंस, वो बड़े होके चाहता है कि टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या आप जैसा कोई मशहूर एंकर बने। पाकिस्तान में क्या है ना, पाकिस्तान में बच्चा बड़े होके बोलता है भाई मैं बड़े होके आतंकी बनूंगा, टेररिस्ट बनूंगा, जिहादी बनूंगा। अरे कभी सुना है आपने कभी ये भाई मेरे को 72 हूरें मिलेंगी और मैं जन्नत में जाऊंगा? इस टाइप से क्या बकवास दिमाग में जाना जाता है। कौन सा मजहब कब कहेगा कि जाके जाओ अपने आप को उड़ा दो, जाओ जाके मासूमों की जान लो, जाओ तुमको ये मिलेगा? ये सब बकवास की बातें हैं। ये जब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग इस बात को समझेंगे कि ये बहुत खराब बात है। और हमारे देश में तो किडनैपिंग को बहुत बुरा माना जाता है जी। मगर वहां पर क्या है ना कि जैसे कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, किडनैप कर लिया। वहां के इनके ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि अमेरिका या तुर्की उसी तरीके से नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट को उठा ले। भला ही वो क्रिमिनल हो ना हो, उसके साथ में हो ना हो, वो अलग बात रही। ये किसी भी देश के मंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो इंकरेज करे क्राइम, जी, कि वो क्राइम, अपराध इंकरेज करे या कि टेररिज्म को बढ़ावा दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका जाते हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको दावत पे बुलाते हैं और बड़े पीठ थपथपाते हैं, बड़े खुश होते हैं। यानी कि मैं तो इस तरीके से देखता हूँ ना इसको कि अगर अमेरिका ने उनको पैसे दिए, तो कर्जा दिया IMF के तौर पे, तो वो टेरर फंडिंग कर रहा है अमेरिका। अगर बिल्कुल कर अमेरिका रहा है ने और ये फील्ड जवाब मार्शल है। ये जिस तरह से सेना प्रमुख ने सेना दिवस पर ये बड़ी बात कही है, जवाब है अमेरिका को भी सीधे तौर पर या जैसे भी वो समझे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और उससे पहले हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर हुसैन जावेद जी का। हुसैन जी, देखिए जिस तरह से ये 8 आतंकी कैंप जिस तरह से एक्टिव है बॉर्डर पर, और जाहिर सी बात है ये आतंकी कैंप क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों एक्टिव है, भारत एक निशाना है जैसा कि पहले होता रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए, ये मानकर चलिए। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि आपके जो इंडियन आर्मी चीफ उनकी स्पीच मैंने भी सुनी। इससे पहले इसी महीने उन्होंने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्रेस टॉक भी की थी, और लगभग वही बातें जो उन्होंने कल अपनी स्पीच में भी कही, तो मैं इनको सुन चुका हूँ।
मैं इसमें यही कहूंगा कि अगर तो उनको लगता है कि यहाँ पे इस तरह के 8 कैंप है, 9 कैंप है, 10 कैंप है, हम्म। तो ये वो चीज है जो एक ही अंदाज से हमारे सामने रखी जा सकती है कि अगर दिल्ली इस्लामाबाद से टेबल हम्म। टॉक करना चाहे। इसके अलावा मुझे तो और कोई अंदाज दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपके खदशात है लेकिन और हुसैन आपके एक जावेद जी, अरसे से टेबल टॉक तो पहले भी हो चुकी है, क्या नतीजा निकला पाकिस्तान की तरफ से? आप ये मानिए ना, पाकिस्तान को तो सेना चला रही है। चले, मैं बात ये है कि अगर आपको टेबल टॉक में रिजल्ट दिखाई नहीं देते तो आपके पास इसका और हल क्या होगा, ये भी तो एक सोचने की बात है। क्या दोबारा से अटैक करेंगे? दोबारा से वही कुछ होगा जो हमने और आपने मई में देखा। इस बात को एक मिनट के लिए छोड़ देंगे, मई में आपने क्या अचीव किया या हमने दोबारा क्या से अचीव क्यों होगा किया। हुसैन जी? उससे पहले इनको उड़ा दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि इस बात का इंतजार किया जाएगा? जब 8 आतंकी कैंप एक्टिव है तो इसका इंतजार कौन करेगा? भारतीय सेना तो बिल्कुल नहीं करेगी कि फिर से इस तरह का हमला हो। बात ही है मैम कि हमला बिल्कुल नहीं होगा। और आप अगर देखें पिछले 4-5 माह से देख लें, ठीक है, यहाँ पर शाह साहब बैठे हैं, यहाँ पे संजीव जी बैठे हैं, सबकी जो होती है हम्म। निगाहें होती हैं वो खबरों पर होती है, हालात पे होती है। एलओसी और जितना भी इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा बॉर्डर है, सिंध से लेके कश्मीर तक, क्या वहां पे इस वक्त किसी किस्म की टेंशन है? पिछले 4-5 महीने में क्या वह इंटेंस किस्म की शेलिंग देखने में आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल पीसफुल है। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातें होंगी। ये बातें हमने 1 जनवरी को भी सुनी थी कि जी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है कि 1 जनवरी को इंडिया में कोई अटैक हो सकता है। लेकिन क्या हुआ? कोई अटैक हुआ? तो ऐसा कुछ है नहीं। ये वो मुद्दे जो इंडिया पाकिस्तान को, अब दोनों को, मैं तो ये कहता हूँ दोनों को इतना मैच्योर होना चाहिए कि चीजें टेबल पे हल करें, दुनिया से सीखें। इससे नहीं, कई आपको ज्यादा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड आसिम इशू। मुनीर इतने मैच्योर हो पाएंगे? आसिम मुनीर साहब जो है वो हुकूमत के ताबे हैं। वो आपको लगता है कि सारी हुकूमत वही चला रहे हैं? तो हमारी हुकूमत और हमारी आर्मी सारी एक सफे हुकूमत ही पर वही है। चला रहे हैं हुसैन जावेद जी, आपको भी पता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, अगर हम बात करते हैं, देखिए जिस तरह से ये 8 आतंकी कैंप हमें बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कई ऐसे कैंप्स को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके बाद भी फिर से उठना, फिर से तैयारी करना, क्या कुछ ये सब बता रहा है और क्या रिश्तों पर असर पड़ेगा? सबसे पहले गीतू जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा और इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप जिसे हम कहते हैं, आतंकवाद के विरुद्ध नहीं लेकर के दिखाएगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत की संभावना मैं नहीं देखता। और ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है। आतंकवाद की घटनाओं को ये जो नया भारत है वो बर्दाश्त नहीं करता है। कभी एक समय था, 26/11 का भी दौर था, लेकिन वो दौर अब बीत चुका है। ये बदला हुआ भारत है, नया भारत है। और आपने देखा कि जब कभी भी आतंकवाद की जो घटनाएं भारत में हुई तो उसको भारत ने बहुत शक्तिशाली तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और बिल्कुल ये बिल्कुल सही जावेद साहब ने भी कहा और शाह साहब ने भी कहा कि देखिए, ये जो भारत का जो अप्रोच है वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं भी नहीं देखता कि अभी कोई ऐसी आवश्यकता वर्तमान समय में है कि हम कोई जाकर के कोई ऑपरेशन लॉन्च करें। और जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किए थे, जाहिर है कि उसको हमने करने के हमारे रीजंस थे। पहलगाम का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी और उनको धर्मों के आधार पर उनको सेग्रीगेट करके हिंदू धर्म के लोगों को विशेष रूप से टारगेट करते हुए जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी नफरत, शैतानी जो सोच है वो दर्शाई थी, उसको तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और वो जो रिस्पॉन्स किया गया और 9 आतंक के जो ठिकाने थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको ध्वस्त किया गया। और पाकिस्तान को हमने तब भी कहा था कि ये जो हमारी कार्रवाई है ये एंटी टेरर ऑपरेशन है और यदि आप एस्केलेटरी लेडर पे नहीं जाएंगे तो हमारा भी एस्केलेटरी लेडर पे जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये देखिए ना सर, 9 ऐसे ठिकानों को तबाह करने के बाद भी फिर से तकरीबन 8 ऐसे आतंकी कैंप है जो सक्रिय हो चले हैं, फिर से उठ खड़े हुए हैं। फंडिंग कहां से मिल रही है और क्या ये इंटरनेशनल सपोर्ट माना जाए, अमेरिका की तरफ से मदद है कि भारत कभी एक सुपर पावर ना बन पाए? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए, उसके बावजूद भी जब हमने कार्रवाई की और एक 4 दिनों का सीमित जो युद्ध था वो हुआ और भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को शिकस्त दी,
लेकिन ये जो कार्रवाई थी वो हमने बहुत ही मेजर्ड, कंसीडर्ड, नॉन एस्केलेटरी तरीके से की। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि भविष्य में पाकिस्तान के द्वारा, वहां के हुक्मरानों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा भारत के विरुद्ध कोई आतंकी साजिश रची जाती है, उसमें उन्हें कई सफलता मिलती है, और जैसा कि आप बता रहे हैं टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं, तो ऐसे में भारत की अगली जो कार्रवाई होगी वो और भी बड़ी और शक्तिशाली कार्रवाई होगी। और इस संदर्भ में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत स्पष्ट कर रखा है कि एक न्यू नॉर्मल की सिचुएशन है। इस बार की जो कार्रवाई में सिर्फ आतंक के ठिकाने ही नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट करने वाले जो उनके पनाहगार हैं वो भी टारगेट पे होंगे। तो ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी। और दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही है। पाकिस्तान को अंदर से ही लगातार वो रसातल में जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, टीटीपी हो, ये और जो बीएलए, बीएलएफ जैसे संगठन हैं, जो अन्य आतंकी संगठन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाल रखे हैं, वो पाकिस्तान को अंदर से ही जो है कमजोर करते जा रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं। ये जो भस्मासुर हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो आतंकवाद को तुरंत ही त्याग दे और अपने विकास पर ध्यान दे। आतंकवादियों के विरुद्ध जो कि होना मुश्किल लग रहा है संजीव जी, अगर होना होता तो अब तक हो जाता। अगर पाकिस्तान इतनी सोच रखता है कि वो आतंकवाद के सामने घुटने टेक रहा है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर एक तरह से जो यहाँ का सेना प्रमुख है वही देश चला रहा है, और सीधे तौर पर फैसले भी वहीं से आ रहे हैं। मेजर अली शाह, आपसे भी हम समझना चाहेंगे आखिर पाकिस्तान के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो कम से कम ऐसा नहीं सोचते होंगे कि उनके साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं हो। आतंकी घटनाएं लगातार हम देखते हैं कि वहां पर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये आतंकी कैंप अगर उठ खड़े हुए हैं, फिर से 8 आतंकी कैंप अगर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे शह किसकी है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है? जी गीतू जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और आपने बहुत ही लॉजिकली ये बात कही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो मिलिट्री की है, इसमें कोई शक की कोई दो राय है ही नहीं कहीं से भी। मिलिट्री पूरा शासन चलाती है वहां पर। बल्कि ख्वाजा आसिफ, दोबारा मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने खुद बोला है कि इनका हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वो शर्मिंदा हो गए इंटरव्यू के दौरान कि भाई मिलिट्री चलाती है या पॉलिटिकल लीडर चलाते हैं। मिलिट्री चलाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो ही ये बताता है। आदेश रावलपिंडी से आता है, इस्लामाबाद से नहीं। अमेरिकन डेलीगेशन आता है बाय एयर, वो रावलपिंडी में उतरता है, उनके साथ नोश फरमाता है और फड़ से निकल जाता है। इस्लामाबाद आने की परवाह भी नहीं करता है। ऐसा हुआ है, अक्सर हुआ है ऐसा। तो पाकिस्तान में तो कोई दो राय है ही नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब चाहे जैसे चाहे किया है। वहां के वजीर आजम को निकाल दिया है, उनको जेल में बंद किया है, फांसी भी चढ़ाई है। मैं आपको गिन के इतिहास रख सकता हूँ गीतू जी। 1951 में इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन होता है। आप जुल्फिकर अली भुट्टो, उनको कौन लेकर आया था? पाकिस्तान की मिलिट्री जनरल अयूब खान लेकर आए थे ना। जनरल अयूब खान ने बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया था। वो भी, उन्होंने भी अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त किया था जंग हारने के बाद। बाद में राष्ट्रपति भी नियुक्त किया अपने आप को। तो मतलब उसके बाद फिर आप देखिए, आप जनरल जियाउल हक देख लीजिए। जनरल जियाउल हक ने, जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही रिलीजियस कार्ड खेला, बहुत ही कम्युनल किया पाकिस्तान को। ये जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये भी जनरल जियाउल हक के नक्शे कदम में चल रहा है। ये भी और ज्यादा दूर मत जाइए मेजर अली शाह, यहाँ पर देखिए इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। कोई भी पाकिस्तान के लिए अगर अच्छा सोच पाता है तो उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। यही सोच है, यही रणनीति है यहाँ की। बिल्कुल। 16 अप्रैल को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तब जनरल साहब आसिम मुनीर ने ये बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान कैसे अलग हैं, कैसे टू नेशन थियरी की बात करी, कहा कि भाई वो साथ में नहीं रह सकते। क्या क्या अजीब अजीब शर्मनाक बयान दिया, विपत्तिजनक। मेरे को शर्म आती है कि वर्दी में, किसी भी वर्दी में, कहीं पे भी, कोई भी दुनिया का कोई भी इसने वर्दी डाली हो, अगर ऐसी घटिया सोच सकता है तो उसकी मानसिकता दिखाती है ये। अब उसके बाद खुद जाके दबक के छुप गए बंकर के अंदर। इनको चैलेंज करना पड़ा इंडियन आर्मी के भूतपूर्व मेजर साहब ने को। मैंने इनको चैलेंज किया टीवी पे आकर कि भाई अगर दम है तो निकल के आओ बंकर से। दबक के बिल में टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और 4 स्टार लगाए हुए हैं। कहीं पे नहीं देखा मैं, दुनिया में कहीं नहीं देखा कि टैंक के ऊपर 4 स्टार लगाए हैं चीफ आर्मी। ये स्टाफ कार आर्मी की या गाड़ी पे लगता है, ये टैंक पे नहीं लगता। इसके बाद फिर इसने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ताकि इम्यूनिटी बन जाए। अरे, और यही फील्ड मार्शल जो अभी सैल्यूट मार रहा है ना, छठे सैल्यूट,
शहबाज शरीफ को, यही फील्ड मार्शल, मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर यही फील्ड मार्शल उसको जेलें बंद करता है शहबाज शरीफ को, अगर यही फील्ड मार्शल उसको फांसी पे चढ़ाएगा बाद में, मेरे को यही फील्ड मार्शल उसको भगा देगा देश से। मेरे को नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ, उसके भाई के साथ। वो 3 हफ्ते की मोहलत लेकर लंदन गए थे ट्रीटमेंट के लिए अपने, लौट कर नहीं आए। फिर शहबाज शरीफ की सरकार आई तब जाकर नवाज शरीफ सोचे, और जब पाकिस्तान करीबी से गुजर रहा था तब नवाज शरीफ साहब पाए गए लंदन में एक बड़ी महंगी स्ट्रीट है उस पे लुई विटन का बैग लेकर, और उसकी के स्टोर में, और रोल्स बिल्कुल, रॉयस में लेकिन उतरे थे सवाल भैया। यही है कि आखिर ये सेना है कब तक पाकिस्तान की पाकिस्तान चलाएगी। अब तो हुसैन साहब जी ये भी देखिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान है उसके अंदर भी हम आतंकी घटनाएं देख रहे हैं, कई बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर कब तक ये हालात पाकिस्तान में बने रहेंगे? टीटीपी जिसका निर्माण किया था भारत के लिए, वो आज खुद उसके लिए ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में ही वो आतंकी अटैक कर रहा है। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हम हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि टीटीपी के पीछे जो है, बीएलए के पीछे जो है, उनका बाप एक ही, उनके लफ्ज है, मेरे लफ्ज नहीं है, उनके जो लफ्ज है हम उन पर यकीन रखते हैं। इनका बाप एक ही है, वो मुल्ला अखवद है, जो अफगानिस्तान में कंधार में बैठा हुआ है। और अफगानिस्तान को तो बहुत साफ अल्फाज में हमने कह दिया कि अगर आप लिखे में हमें दे नहीं सकते कि आपके यहाँ से हमारे आतंकवाद हो रहा है, तो फिर इन फ्यूचर आपको एक हार्ड स्टेट का लेकिन आपकी रिएक्शन जो सेना है के वो आपको जवानों को देखने को भागना मिलेगा। पड़ता है हुसैन जावेद जी, ये भी तो देखिए। जब तालिबान आता है, तालिबान अटैक करता है तो आपकी सेना भाग खड़ी होती है। ये ना मैम, आपका आपके मीडिया का नैरेटिव है जो पाकिस्तान में बिकता नहीं है, हकीकत तस्वीरें से बहुत सामने दूर आई हैं है। हुसैन जी। अच्छा मैम, हाँ लेट मी कंप्लीट, क्योंकि जब शाह साहब ने बात की आपने उनको इतना इंटरप्ट नहीं किया। मैं जरा एक बात करना चाहता हूँ। मैं शाह साहब को एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपने फील्ड फील्ड मार्शल अयूब मार्शल। खान के बारे में बात की, देखें, तो आपने कहा कि जंग हारने के बाद उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। साहब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें, 1960 में वो फील्ड मार्शल बने, 1965 की वॉर हुई थी। वो ठीक है, वो तो आपका अपना है कि जी वो जंग कौन जीता उस पर हम नहीं जाते। दुनिया को पता है कि 65 में जो इंडिया ने सोचा वो भी नहीं हो सका, जो हमने सोचा वो भी नहीं हो सका। वो एक तरह की इवन वॉर थी। हमें 71 में ही इंडिया की हाथों शिकस्त हुई, जो वाज़ेह शिकस्त है। तो हिस्ट्री को भी साफ करना बड़ा अहम होता है। एक और बात इन्होंने कही आसिम मुनीर साहब के बारे में, वो मैं जानता हूँ, वो भी क्योंकि मैं इनके साथ कई टॉक शोज में आ चुका हूँ, तो मैं शाह साहब को समझता नहीं हूँ। आसिम मुनीर साहब का फोबिया इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसमें आपको सब्र रखना पड़ेगा। अभी 2030 तक तो वो अपनी सीट पर है, तो अभी बहुत टाइम है। आप उनको देखते रहिए कि वो आगे क्या करते हैं। हम बहुत सिक्योर है उनके होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एहसास दिया है हमारी कौम को कि हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, और हमारा जो दिफा है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत भी है। जी मेजर अली वाकई सिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरह से फिर से आतंकी कैंप खड़े हो गए हैं, उनकी शय के बिना कैसे संभव हो सकता है, इसलिए सिक्योर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कल शाम की बात है, तो मैं अलग चैनल पे था, शायद आप भी थे हुसैन जावेद साहब, और वो कहते हैं कि आतंकी हमारे हीरो हैं, उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इस तरीके। अगर आप ये मेरे को बताइए, अगर ऐसी मंशा रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अगर बोलेंगे कि आतंकी इनके हीरो हुए, तभी मैंने बोला कि जो बच्चा है वो एस्पायर करता है कि बड़े बड़े होकर मैं आतंकी बनूंगा, इस टाइप से। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने बताया कि 1960 में वो फील्ड मार्शल बने जनरल अयूब खान, 65 में जंग हुई, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, इसमें कोई बात नहीं, जंग हारने के बाद नहीं। मतलब मेरा मतलब ये है कि जंग हारने के बाद भी फिर इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सब जानते हैं भैया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। ऑप संदूर में क्या हुआ, कैसी मुखी खाई, कितना शर्मनाक आप तरीके से आपको अपने घुटनों पे के बल ले आए थे, आपके पास कोई चारा नहीं बचा था, अमेरिका के पास रोते हुए गए आप, उसके बाद फिर आपने सीज फायर की गिड़गिड़ाहट करी, आपने हमारे आपके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन मिलाया गिड़गिड़ाते हुए, आपने सीज फायर की डिमांड करी और हमने बख्श दिया, वो अलग बात है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू अस कि हमने बख्शा, चलो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं जाए दो, आप उल्टा ही चढ़ चढ़ के आ रहे हो हमारे पे यार। यू शुड बी ग्रेटफुल टू अस, आपको इसका शुक्र मनाना चाहिए कि हमने छोड़ दिया, बख्श दिया, हमने तो हम चाहते तो हम बहुत कुछ कर। हुसैन जावेद जी। मैं शाह साहब को यहाँ पे सिर्फ यही रिस्पॉन्ड करूंगा सर, कि एक तो सबसे पहले ना आप अपने रफाइल गिन लें दोबारा, मैं आपको दावत देता हूँ, आप गिन सकते हैं। तो वो 36 नहीं रहे, क्योंकि टोटल 36 थे। वो आप नहीं मानेंगे ना माने, लेकिन चले आपके अभी जो आपके आर्मी चीफ है उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, या आप उनकी स्पीच में सर्च कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि ये ठीक है कि इंडियन आर्मी जो है वो हर अंदाज से
जो है वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। हर आर्मी चीफ को कहना भी यही चाहिए। लेकिन इसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा हाई आल्टीट्यूड जोरावर टैंक उस तरह के रिजल्ट दे नहीं सका, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम अभी रॉकेट फोर्स बनाएंगे, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स बन भी चुकी है और हिंदी अल्फाज में बहुत सक्षम भी है। तो कहीं ना कहीं तो कई ठीक है। डिफेंस के एक फेज में कमेंट हम और आपको एक कमेंट और मेजर अली जी अपनी बात पूरी कर दीजिए। चलिए ठीक है, संजीव जी लास्ट कमेंट सर। देखिए, भारत अपने आप को सशक्त और मजबूत बना रहा है, और रक्षा का हमारा जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से वैश्विक परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों का अभी भी भारत के प्रति जो इंटेंशंस हैं, चाइना की जो विस्तारवादी साजिशें हैं, सबको ध्यान में रखते हुए और पूरी वैश्विक रणनीतिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में भारत और तेज गति से अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को करेगा। बिल्कुल, और ये यही साफ बात भी कर हमारे दिया है सर यहाँ पर सेना प्रमुख ने कि भारत कितनी मजबूती के साथ तैयार खड़ा हुआ है। आगे अगर किसी भी तरह का हमला कहीं से भी होता है तो भारत पीछे नहीं हटेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।